हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट्स आज से हम लोग सॉल्व करेंगे, घटना चक्र द्वारा जो आरओ एआरओ के लिए 5 प्रैक्टिस सेट्स पब्लिश किए गए हैं, उसके अंतर्गत ये टेस्ट नंबर पहला है। और इसमें आपको जीएस और हिंदी दोनों सेक्शन देखने को मिलेगा, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और इसमें करंट अफेयर वाले सेक्शन को भी प्रॉपर अच्छे से कवर किया गया है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे इकोनॉमिक्स के जो डाटा वाले सेक्शन से हो गए हैं, ठीक है। बाकी जो आपके मतलब कह सकते हैं कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कुल मिला करके इतना, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग इस जो वीडियो है इसमें टेस्ट नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। और देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और देखिए, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम इस समय चल रहा है, यूट्यूब के जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए हैं, जिस वजह से इतने दिनों तक आप लोगों की वीडियो भी नहीं आए थे, तो उसलिए जो है आप लोगों से कहा जा रहा है कि वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दिया करें। बाकी किसी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप लोग भी इतना मदद कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि जो भी वीडियोज आप लोगों के आते हैं प्रॉपरली आते रहें, चाहे ये एग्जाम हो चाहे आगामी जो भी एग्जाम हो, आप लोगों को आपकी स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाएँ और आपको बेसिकली मतलब कह सकते हैं कि ईजिली सब कुछ मिलता रहे, ठीक है। बाकी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है, चाहे वो प्रैक्टिस सेट्स हो, चाहे हिंदी वाले सेक्शन से रिलेटेड हो या फिर करंट अफेयर, सबको प्रॉपर अच्छे से आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट देखिए। 2022-23 में कपास की जो औसत उपज है, इसमें सर्वाधिक उत्पादन के मामले में गुजरात पहले नंबर पे था और इसका उत्पादन 632 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हुआ था। 2022-23 में कपास की औसत उपज में आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे था। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर रेडी हो जाएगा, पहला तो आपका सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। 2022-23 जो कृषि संगणना है उसके अकॉर्डिंग कपास के उत्पादन में गुजरात पहले नंबर पे था और गुजरात में कपास का उत्पादन 632 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हुआ था। ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसी वर्ष 2022-23 में ही कपास के उत्पादन में आंध्र प्रदेश दूसरे नहीं बल्कि 7वें नंबर पे था। दूसरे नंबर से पे कौन था? दूसरे नंबर पे राजस्थान था, ठीक है। और अभी जो नवीनतम कृषि संगणना है उसके अकॉर्डिंग कपास के उत्पादन में पहले नंबर पे राजस्थान आ चुका है। याद रखिएगा, अभी क्या है, वर्तमान समय में पहले नंबर पे राजस्थान आ चुका है। 2022-23 में पहले नंबर पे गुजरात था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और राजस्थान का औसत उत्पादन कितना हुआ इस समय? वो हुआ है 590, ठीक है, 590 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इन सभी को कालक्रम से लगाना है। कुछ जैसे छोटे वित्त बैंक को भुगतान बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंतिम दिशा निर्देश जारी करना, छोटे वित्त बैंकों को लाइसेंस जारी करना, छोटे वित्त बैंकों का परिचालन करना, इन सभी को क्रम से लगाना है, ठीक है। लेकिन इनकी अगर हम बात करें, इनको अगर क्रम से लगाएं तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 1 2 3 4 सभी जो है क्रम से ही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी इसकी स्थापना कब हुई थी और इसमें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की संपूर्ण हिस्सेदारी कब भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गई थी? इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 9 जुलाई 1988 को एनएचबी का स्थापना किया गया था और 9 मार्च 2019 को राष्ट्रीय आवास बैंक में से आरबीआई ने अपनी संपूर्ण हिस्सेदारी को भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया था। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जो राष्ट्रीय आवास बैंक है इसका स्थापना 9 जुलाई 1988 को किया गया था और 19 मार्च 2019 को आरबीआई द्वारा अपनी संपूर्ण हिस्सेदारी को इस बैंक से भारत सरकार को क्या कर दिया गया था? ट्रांसफर कर दिया गया था। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 को लागू किया गया था। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 को लागू करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI FSSAI इसकी स्थापना किया गया था। FSSAI का मुख्य कार्य है खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ावा देना। खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ावा देना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। डी मतलब पहला सही है दूसरा गलत है। FSSAI का जो कार्य है वो खाद्य पदार्थों के या खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ावा देना थोड़ी है, ठीक है। इसका जो मुख्य कार्य की अगर हम बात करें, 2006 में इसका स्थापना किया गया था। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अकॉर्डिंग इसका स्थापना हुआ था। बात बिल्कुल ठीक है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, यह जो है उसका जो जैसे खाद्यान्न का जो उत्पादन हो रहा है उनका भंडारण करना, ठीक है, वितरण, विक्रय और उसकी आयात को मुख्य रूप से क्या करना, जो मतलब कह सकते हैं कि विनियमित करना, ठीक है, उसका कार्य जो है FSSAI द्वारा किया जाता है, ठीक। इसके साथ साथ इसका जो कार्य है खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ावा देना नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका कार्य जो है FSSAI का कार्य खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना नहीं होता है बल्कि उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना इसका मुख्य कर्तव्य आप कह सकते हैं
कि मुख्य कार्य होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इसका स्थापना 2006 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इन सभी को सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। देखिए इसमें अगर हम बात करें शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी निकालने के लिए में जीडीपी में से अगर मूल्य ह्रास वाले सेक्शन को हम माइनस कर देंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, जीडीपी में से मूल्य ह्रास वाले सेक्शन को माइनस करेंगे तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा, अर्थात एनडीपी प्राप्त होगा। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जीडीपी क्या है, किसी देश के अंदर निर्मित वस्तुओं सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी में काउंट किया जाता है। इसमें देखिए मान लिया किसी देश की ये बाउंड्री है, इसके अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, ठीक है, इन सभी के अंतिम उत्पादित, इन सभी के अंतिम मूल्य को जीडीपी के रूप में शामिल किया जाता है। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि उत्पादन कौन कर रहा है, ठीक है, कोई मतलब भारतीय नागरिक कर रहा है या फिर विदेशी नागरिक कर रहा है, इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जीडीपी के काउंट करने में इंपॉर्टेंट ये होता है कि उत्पादन हो कहाँ पे रहा है। ठीक है, जरूरी ये नहीं है कि कर कौन रहा है, जरूरी ये है कि हो कहाँ पे रहा है। अगर किसी देश की सीमा के भीतर हो रहा है उत्पादन, तो चाहे वो कोई भी कर रहा हो, उसे हम उस देश की जीडीपी में काउंट करेंगे। तो जीडीपी किसी देश के अंदर निर्मित वस्तुओं सेवाओं के अंतिम मूल्य को कहा जाता है, ये भी सही है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से अगर हम डिवाइड करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकलती है, ये बात भी सही है। ठीक, जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, जीडीपी में जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, जैसे ऐसे भारतीय नागरिक जो विदेशों में कार्य कर रहे हैं उसे इसमें हम जोड़ देंगे, और ऐसे कुछ विदेशी नागरिक भी तो होंगे जो भारत में काम कर रहे होंगे, इनके द्वारा जो उत्पादित अंतिम मूल्य है उनको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उससे हमें क्या निकलेगा, जीएनपी निकलेगा। सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक, रेशम उत्पादन एवं विश्व में चीनी उत्पादन के संदर्भ में देखिए, भारत विश्व में रेशम की ज्ञात सभी 5 व्यापारिक किस्मों, जिसके अंतर्गत मलबरी और पीकल रेशम, टसर हो गया, ओक, ईरी और मूंगा, इन सभी के उत्पादन भारत में मुख्य रूप से किया जाता है। और ऐसा करने वाला भारत एकमात्र देश है जहां पर रेशम की सभी 5 किस्मों का उत्पादन किया जाता है, और ऐसा भारत इकलौता देश है। ठीक, दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, पहला तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। भारत में रेशम के 5 किस्मों का उत्पादन किया जाता है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरा गलत है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि रेशम उत्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है, जिसकी अवधि 5 वर्ष होगी। ठीक है, 5 वर्ष होगी, और इसमें मुख्य रूप से क्या प्रावधान किया गया, इसमें जो 5 वर्ष के लिए रेशम उत्पादन में वृद्धि के लिए रेशम से संबंधित एक योजना शुरू की गई है भारत सरकार द्वारा। उसमें मुख्य रूप से ये है कि जो लंबे रेशम या लंबे कपास वाले जो रेशम है, इनके उत्पादन को बढ़ावा देना। भारत मुख्य रूप से जो छोटे रेशे वाले जो कपास हैं इनका उत्पादन करता है। ठीक है, छोटा रेशा वाला जो कपास होता है भारत उसका उत्पादन करता है। तो 5 वर्ष के लिए जो योजना लाई गई है, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो लंबे रेशे वाले कपास होते हैं इनके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यह बजट 2025 में इस योजना की घोषणा की गई थी, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ रेशम से रिलेटेड क्वेश्चंस आया है तो याद आ गया है, तो हम सोचे हैं बता देना सही है। ठीक है, बाकी देखिए जो चीनी उत्पादन की बात करें, चीनी उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे ब्राज़ील है। ठीक है, चीनी उत्पादन में पहले नंबर पे है ब्राज़ील। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत। बॉन्ड और बॉन्ड प्रतिफल, बॉन्ड और बॉन्ड प्रतिफल के बारे में देखिए। बॉन्ड एक ऋण साधन है जिसमें निवेशक किसी इकाई, सरकार या फिर कॉरपोरेट है, इसको एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित या परिवर्तनीय ब्याज दर पर धन उधार देती है। बॉन्ड प्रतिफल जो जिसे बॉन्ड यील्ड कहा जाता है, इसको भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, सरकार की वित्तीय स्थिति, वैश्विक बाजार मुद्रास्फीति जैसे कारक प्रभावित करते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है, आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर 2 हो जाएगा, अर्थात दोनों विकल्प सही हैं, ए। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के, देखिए इसमें कुछ ये जो पीडीएफ है ये सही नहीं है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि इसका जो मतलब सही से पीडीएफ बन नहीं पाया। ठीक है, इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा उसमें ध्यान रखा जाएगा कि पीडीएफ अच्छा हो, जिससे विजिबिलिटी जो है उसकी अच्छी हो। ठीक है, बाकी इसमें थोड़ा कम है तो आप लोग इसे मैनेज कर लीजिएगा। अगले इसके बाद जो पीडीएफ जो भी बनाए जाएंगे उन्हें अच्छे बनाया जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो लगभग कितना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 31.1% शहरी जनसंख्या है। ठीक है,
31.1% जो है वो शहरी जनसंख्या है। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें इसके अंतर्गत टोटल जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या का 68.9% जनसंख्या जो है यह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। 31.1% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, इतनी जनसंख्या जो है शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। तो दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो 2023 में आरओ पेपर हुआ था उसमें आया था। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का जनसंख्या घनत्व के अनुसार घटते क्रम में कौन सा राज्य इसमें से सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें किस राज्य की है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का। उसके बाद जनसंख्या घनत्व के एक सेकेंड, ये बिहार थोड़ी है, बिहार का जनसंख्या घनत्व, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल है, फिर उत्तर प्रदेश। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106। ठीक है, पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व कितना है? पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1028 है, 1028। केरल का जनसंख्या घनत्व है 960 है, और उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वह 829 है। ठीक है, 829। केरल का 960 नहीं 860 है। ठीक है, 860 है। ठीक, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106, पश्चिम बंगाल का 1028, केरल का 860 और उत्तर प्रदेश का 829, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत भाग में 0 से 13 वर्ष आयु वर्ग के लोग शामिल हैं जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 28.67%। ठीक है, 28.67%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत अंतिम आंकड़ों के अनुसार कितना है? स्त्री का प्रतिशत जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कितना है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 48.53%। ठीक है, 48.53%। अगर यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत अंतिम आंकड़ों के अनुसार, अगर प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार पूछता तो 48.46 हो जाता, और अंतिम आंकड़ों के अनुसार पूछा है तो वो 48.53 हो जाएगा। यह जो है आप लोग याद रखिएगा एग्जाम में। ठीक है, कि वो अंतिम आंकड़ों के अनुसार पूछ रहा है कोई भी जनसंख्या घनत्व। ठीक है, कोई भी जनगणना से रिलेटेड कोई भी डाटा अंतिम आंकड़ों के अनुसार पूछ रहा है कि प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार पूछ रहा है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या जो घनत्व है, या कह सकते हैं कि स्त्रियों की जो जनसंख्या प्रतिशतता है वो 48.53%, और प्रारंभिक जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग 48.46 था। ठीक है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम ICICI का स्थापना कब किया गया था? ICICI इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका कब? ये हुआ था 1955 में। ठीक है, IDBI का स्थापना कब किया गया था? IDBI इसका जो स्थापना हुआ था, ठीक है, वो 1964 में हुआ था। भारतीय वित्त निगम का स्थापना 1948, और जो सिडबी है उसका 1990 में, इसका हुआ था 1990 में। तो जो सही आंसर है 1 2 3 4 ये हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ICICI 1955, ठीक है, IDBI 1964, फिर आपका IFCI इसका जो है 1948, उसके बाद है आपका सिडबी 1990। अच्छा, लोग बताइएगा कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कन्या सुमंगला या सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब किया गया था? सुकन्या समृद्धि योजना का शुरुआत हुआ था 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को, तो यह इससे सही हो जाएगा। अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को, अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014, और प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो सही आंसर है वो होना चाहिए 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। मांग संचालित मुद्रास्फीति केवल सरकारी व्यय में वृद्धि से उत्पन्न होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला तो सही, दूसरा गलत है। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता घटती है, बात बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि पहले आप 10 रुपये में, पहले जो है आप 10 रुपये में कोई सामान खरीदते थे, 10 रुपये में जो आपको क्या है कि 10 टॉफी मिलती थी। अभी मुद्रास्फीति बढ़ गई है
तो अब 10 रुपये में केवल 5 टॉफी ही खरीद पा रहे हैं, तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल कम हुई। जहाँ पहले हम 10 रुपये में 10 टॉफी खरीदते थे, आज 10 रुपये में बस 5 टॉफी ही खरीदते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा की क्रय शक्ति कम हुई है। ठीक है, बिल्कुल कम हुई, तो बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या जो मुद्रास्फीति है केवल सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण ही मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है क्या? ऐसा तो है नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ऑप्शन है इसका सही है। ठीक, एमएसपी के बारे में देखिए। एमएसपी सरकार द्वारा किसानों को उनकी कृषि उपज की लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और भारत में एमएसपी को निर्धारित करने की सिफारिश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया जाता है, ये तो सही हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा। इसका भी सही आंसर ए हो जाएगा, केवल पहला सही है दूसरा गलत है, क्योंकि एमएसपी का जो निर्धारण किया जाता है वो आरबीआई द्वारा थोड़ी किया जाता है। एमएसपी का निर्धारण या एमएसपी लागू करने की जो सिफारिश है वो सीएसीपी द्वारा किया जाता है। ठीक है, सीएसीपी द्वारा, ठीक, सीएसीपी द्वारा जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है उसके द्वारा इसका निर्धारण मतलब सिफारिश की जाती है। ठीक है, सही आंसर ए हो जाएगा। डोनेट्स्क या कोलफील्ड यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है और इसका अधिकांश हिस्सा यूक्रेन में है। डोनेट्स्क कोलफील्ड के अलावा यूक्रेन में अन्य कोयला उत्पादक क्षेत्र जैसे लिविव, वोलिन हो गया, कोलवेशिन और नीपर, यहाँ पर भी मुख्य रूप से इन क्षेत्रों से भी कोयले का उत्पादन होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, डोनेट्स्क बेसिन यह यूक्रेन में स्थित मुख्य रूप से कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जिसका लगभग 80% जो क्षेत्र है वह यूक्रेन में है, लगभग 20% रूस में आता है। ठीक है, तो इसका जो मेजोरिटी क्षेत्र है यह यूक्रेन में आता है और रूस में इसका कुछ कम पार्ट आता है। ठीक, मतलब थोड़ा सा भाग। और इसके अलावा यूक्रेन में अन्य भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मुख्य रूप से कोयले का उत्पादन होता है। ठीक है, तो दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित एक प्रमुख बॉक्साइट की खान है। भारत में हेमेटाइट अयस्क का लगभग 79% भंडार पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क की बहुलता मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और केरल, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है। इसे बताना है कौन सा विकल्प सही है। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा तीसरा तो सही है कि हेमेटाइट अयस्क का लगभग 79% क्षेत्र या भंडार जो है पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में बिल्कुल ठीक है। और मैग्नेटाइट अयस्क मुख्य रूप से जो पाया जाता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, तमिलनाडु में पाया, ये बात भी ठीक है। लेकिन कुद्रेमुख जो है या बॉक्साइट के लिए फेमस है, ये गलत है। कुद्रेमुख अगर हम बात करें कर्नाटक में है लेकिन बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध नहीं है। कुद्रेमुख मुख्य रूप से लौह अयस्कों के उत्पादन के लिए फेमस। ठीक है, इसके लिए लौह अयस्कों के उत्पादन के लिए। ठीक, सही आंसर इसका हो जाएगा 2 और 3। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दामोदर घाटी परियोजना के बारे में सही नहीं है? दामोदर नदी हुगली की एक प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर घाटी निगम का स्थापना 1948 में किया गया था। मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध, इन सभी का निर्माण दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया था। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध कोडरमा जिले में बोकारो नदी पर बनाया गया है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। कौन सा विकल्प इसका गलत है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध का निर्माण जो किया गया है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध का जो निर्माण किया गया है वह झारखंड के कोडरमा जिले में बोकारो नदी पे नहीं बल्कि तिलैया बांध का जो निर्माण है वो बराकर नदी पर किया गया। ठीक है, बराकर नदी पर। ठीक, यही गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप के किसी देश की राजधानी है? किंगस्टन, डकार, सेंट जॉन्स या फिर अल्जियर्स? कूट के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, अर्थात डकार और अल्जियर्स यह जो है राजधानियां हैं। ठीक है, किंगस्टन की बात करें, किंगस्टन जो है जमैका कैरिबियाई देश की राजधानी है जो कि उत्तर महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, यह उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मतलब कहने का मतलब यह है कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, और यह क्या पूछा है, अफ्रीका महाद्वीप पूछा है। ठीक, सेंट जॉन्स की बात करें, सेंट जॉन्स जो है यह एंटीगुआ अर्थात बारबाडोस जो एक कैरिबियाई देश है इसकी राजधानी है। ठीक है, बाकी अल्जियर्स आपकी अल्जीरिया की राजधानी। और डकार की बात करें, डकार किसकी राजधानी है? डकार की अगर हम बात की तो यह सेनेगल की राजधानी है डकार। ठीक है, और ये दोनों अफ्रीकी देश है। ठीक, सही आंसर इसका हो जाएगा ए। वायुदाब का क्षैतिज वितरण समदाब रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है और समदाब रेखाएं औसत सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। समदाब रेखाओं के बीच की दूरी वायुदाब के अंतर को दर्शाती हैं, लेकिन यह वायुदाब की दर दाब प्रवणता को नहीं दर्शाती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है?
इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा। पहला तो सही है, दूसरा गलत है। इसमें क्या कह रहा है कि समदाब रेखाओं के बीच की दूरी वायुदाब के अंतर को दर्शाती है, लेकिन यह वायुदाब की दर अर्थात दाब प्रवणता को नहीं दर्शाती है। गलत है। यह जो है वायुदाब के अंतर के साथ साथ दाब प्रवणता को भी दर्शाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं दर्शाती है। तो पहला तो सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। प्रायद्वीपीय पठार भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर पश्चिम में स्थित है। दक्कन का पठार मुख्य रूप से पुराने आग्नेय रूपांतरित शैलों से निर्मित है। प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी भाग में केवल छोटी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार पर स्थित पर्वत श्रृंखलाएं ज्यादातर पथरीली और चट्टानी है और इनका जो निर्माण है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसमें बताना है आपको सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसका सही आंसर क्या है कोड के हिसाब से बताना है। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 और 4 सही हैं। ठीक है, 2 और 4 सही हैं। और 2 और 4 सही क्यों, इसकी अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय जो पठार है या उत्तर दक्षिण क्या था, उत्तर पश्चिम नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का जो विस्तार है मुख्य रूप से दक्षिण भाग में देखने को मिलता है। ठीक है, दक्षिणी भाग में। ठीक, ये अगर हम बात करें तो दक्षिणी भाग में ये वाला जो क्षेत्र है मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत बात करें तो दक्कन का पठार या मुख्य रूप से पुराने आग्नेय और रूपांतरित शैलों से निर्मित है। बात बिल्कुल ठीक है। और इसकी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ज्यादातर प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी भाग में छोटे पर्वत श्रृंखलाएं नहीं पाई जाती हैं, बल्कि ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। काली मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्ट लावा अपक्षय और अपर्दन के कारण हुआ है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है, जो इसे अत्यधिक उपजाऊ बनाती है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्ट लावा अपक्षय एवं अपर्दन के कारण हुआ। बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम ये सब पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है, इसलिए जो है काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा से हुआ है। तो देखिए ये दोनों सही हैं, लेकिन अलग अलग व्याख्या नहीं करते हैं, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, गोलन हाइट्स के बारे में देखिए। गोलन हाइट्स क्षेत्र जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है। गोलन हाइट्स पर इजराइल का कब्जा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के खिलाफ है। गोलन हाइट्स में इजराइल की सैन्य उपस्थिति सीरिया के साथ विवादों को शांत करती है। गोलन हाइट्स का क्षेत्रीय महत्व और इसके लिए किए गए संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ा सकते हैं। इसमें बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केवल दूसरा सही नहीं है। गोलन हाइट्स पर इजराइल द्वारा जो कब्जा किया गया है यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के खिलाफ है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गोलन हाइट्स पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो निर्णय दिया गया था या इसमें जो मत दिया गया था उसके अकॉर्डिंग इस पर जो है फिलिस्तीन का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इस पर इजराइल का अधिकार है। तो यह जो है इसके सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के खिलाफ है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि गोलन हाइट्स में इजराइल की सैन्य उपस्थिति सीरिया के साथ विवाद को शांत करती है। बिल्कुल गलत है। अगर गोलन हाइट्स में से इजराइल अपनी सेना को पीछे खींच ले तब जो है सीरिया के साथ यह शांति व्यवस्था स्थापित हो सकता है। वहाँ पे इजराइल की उपस्थिति सीरिया के साथ जो है शांति व्यवस्था को बढ़ाता थोड़ी है, इसे और ज़्यादा कम करता, मतलब अशांत क्षेत्र घोषित करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका गलत है। ठीक है, और गोलन हाइट्स का क्षेत्रीय महत्व और इसके लिए कई संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय तनाव को भी बढ़ा सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है। पूछा क्या है कि कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है, तो वो बी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर डी है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। बरखोयास्क या कहाँ पे है, बरखोयास्क की अगर हम बात करें तो ये आपके रूस में है। एलबुर्ज पर्वत कहाँ पे, एलबुर्ज जो है ईरान में है। एपेनाइन है इटली में और देनाली पर्वत है अमेरिका में। सही आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए 1 3 2 4 1। ठीक है, 1 3 2 4। यूरोप की वोल्गा नदी के बारे में देखिए। वोल्गा नदी के बारे में, वोल्गा यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और ये काला सागर में गिरती है। बताइए क्या ये बात सही है, वोल्गा नदी काला सागर में गिरती है? ये गलत है। वोल्गा नदी काला सागर में नहीं बल्कि कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, कैस्पियन सागर में गिरती है वोल्गा नदी। ठीक है, कैस्पियन सागर का जो आपका ये उत्तरी वाला क्षेत्र है यहीं पे वोल्गा, 2 नदियां गिरती हैं। एक है आपका वोल्गा है और एक यूराल है। ये दोनों नदियां कैस्पियन सागर में गिरती है और इन दोनों नदियों के गिरने के कारण कैस्पियन सागर के उत्तरी क्षेत्र में जो
मतलब लवणता है वो बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो याद रखिएगा। बाकी बोल गया यूरोप की सबसे लंबी नदी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और ये काला सागर नहीं बल्कि कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है, तो सही आंसर इसका होना चाहिए सी। हिमालय क्षेत्र में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम लॉन्गिट्यूडनल जो थ्रस्ट वो देखने को मिलते हैं, भ्रष्ट जो फॉल्ट है वो पाए जाते हैं, जिससे यह क्षेत्रीय अत्यंत भूकंप प्रवणता वाला क्षेत्र बना हुआ है। हिमालय के निर्माण में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका रही है, जहां भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराएं, जिससे विभिन्न भू संरचनाओं का निर्माण हुआ है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही है और आदि की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। स्थानांतरण कृषि के बारे में देखिए, कौन सा जोड़ा इसमें से सही है? आंध्र प्रदेश में जो झूम कृषि उसको पोडू कहा जाता है, लद्दाख कहा जाता है इंडोनेशिया मलेशिया में, लोगन कहा जाता है ब्राजील में। कौन सा विकल्प इसमें से आपको बताना है कि सही है? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला दूसरा तो सही है। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को पोडू कहा जाता है, इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे लद्दाख कहा जाता है। लोगन कहाँ कहा जाता है? लोगन की अगर हम बात करें तो अब लोगन जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है लोगन, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है? कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है? कतर, बहरीन, इजराइल या फिर संयुक्त अरब अमीरात? फुट के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कतर। अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है, बहरीन भी आता है, और उसके साथ साथ जो आपका, एक सेकंड, कतर आता है, बहरीन आता है, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल थोड़ी आता है यार। इसका जो सही आंसर है वो होना चाहिए क्या? ऑप्शन सी, 1 2 4। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करनी है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, साइप्रस की राजधानी क्या है? साइप्रस की राजधानी है निकोशिया। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। फिजी की शुआ है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1 2 4 3, ऑप्शन ए। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में देखिए, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। ये बात बिल्कुल ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? दोनों विकल्प सही है कि केवल एक सही है? इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। पहला तो सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि यह विश्व की दूसरी नहीं बल्कि पहली सबसे बड़ी प्रवाल भित्तीय प्रवाल रोधिका है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्तीय प्रवाल रोधिका है। और इसकी अगर हम बात करें, इसकी जो लंबाई है लगभग 2300 किलोमीटर लंबी है। और ये भी क्वेश्चन भी आया था आपका आरो में। ठीक है, 2300 किलोमीटर लंबी है। और इसमें अगर इसके बारे में कुछ और फैक्ट देखें तो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच इस प्रवाल भित्ति का जो विस्तार है वो पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा विकल्प एक सुमेलित है? मसाला बोर्ड का मुख्यालय है कोलकाता में, कॉफी बोर्ड हैदराबाद, चाय बोर्ड कोची और रबर बोर्ड कोट्टम। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टम केरल में है। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? मसाला बोर्ड का मुख्यालय है कोच्चि में। ठीक है, मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में है। मसाला बोर्ड जो है कोच्चि केरल में है, केरल में है। ठीक, कॉफ़ी बोर्ड की बात करें, कॉफ़ी बोर्ड जो है यह बेंगलुरु कर्नाटक में है। बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, चाय बोर्ड तो कोच्चि केरल में है ही। रबर बोर्ड की बात करें, रबर बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कोट्टम, रबर बोर्ड, एक सेकेंड, रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टम केरल में है। चाय बोर्ड की अगर हम बात करें, चाय बोर्ड का जो मुख्यालय है वो है आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो याद रखिएगा। रबर बोर्ड का मुख्यालय है कोट्टम केरल में, चाय बोर्ड है कोलकाता पश्चिम बंगाल में, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक, मसाला बोर्ड केरल कोच्चि। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। रोपड़ कृषि बृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादक प्रणाली है जिसमें एकल फसल का उत्पादन किया जाता है। रोपड़ कृषि में बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है तथा उत्पाद का प्रसंस्करण केवल खेतों पर ही किया जाता है। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। पहला तो सही है, दूसरा गलत है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो प्रसंस्करण है केवल खेतों में ही किया जाता है। ठीक है,
खेतों में कुछ प्रसंस्करण होता है, उसके साथ साथ गोदाम वगैरह, फिर से फैक्ट्रियाँ जो कंपनियाँ होती हैं वहाँ पर भी मुख्य रूप से इसका प्रोसेसिंग या फिर से जो प्रसंस्करण है वो किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर भी हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? तिब्बत के पठार पर गर्मियों में उच्च वायुदाब क्षेत्र बनने से मानसून मजबूत होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उपस्थिति मानसून को प्रभावित करती है। एल नीनो दक्षिण दोलन भारतीय मानसून पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालता है। हिंद महासागर में उच्च वायुदाब क्षेत्र की तीव्रता और स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसमें क्या पूछा, कौन सा विकल्प गलत है, और वो हो जाएगा ऑप्शन। इसमें क्या कह रहा है कि तिब्बत के पठार पर गर्मियों में अगर गर्मी है तो गर्मी में लो प्रेशर का विकास होगा ना भैया, इसमें हाई प्रेशर कहाँ से आ जाएगा? गर्मी जो है इस समय लो प्रेशर का विकास होगा, तो यह जो है क्या करेगा, लो प्रेशर का विकास होने के बाद जो है यह हवाओं को अपनी तरफ खींच करके भारत में मानसून को क्या करेगा, भारत में मानसून को मजबूत करता है। तो गर्मियों में तिब्बत के पठार के ऊपर उच्च प्रेशर, हाई प्रेशर नहीं बल्कि लो प्रेशर बनता है। ठीक है, यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। रूस का मरमस्क पर्वत वर्ष भर खुला रहता है क्योंकि यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के गर्म जल के प्रभाव में रहता है। कौन सा विकल्प इसका सही है यार? एक सेकेंड, हाँ इसमें देखिए, रूस का मध्यवर्ती क्षेत्र समुद्री प्रभाव से अधिक दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु के प्रभाव में आता है, जिससे यहाँ तापांतर अधिक पाया जाता है। और दूसरा विकल्प आपका ये है, बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है वो हो जाएगा ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प। पहला तो आप समझ गए होंगे, दूसरा बताइए कि पहले हम क्या कह रहा है कि देखिए अगर आप मान लीजिए कि कोई भी क्षेत्र है, कोई भी देश है, अगर वो समुद्रों से बहुत दूर है, मान लीजिए समुद्र ये है इधर और अन्य सब देश हैं और ये बीच में है, तो यहाँ पे जो तापांतर पाया जाएगा इन क्षेत्रों की तुलना में यहाँ पे समकारी दशा पाई जाएगी। ठीक है, समकारी दशा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना बहुत अधिक देखने को मिलेगा ना बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब गर्मी सर्दी, ठीक है गर्मी हो सर्दी हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो आंतरिक वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो अंदर का क्षेत्र है, यहाँ पर गर्मी चरम सीमा पे पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी वो भी चरम सीमा पे पड़ेगी। ठीक है, तो रूस का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है समुद्री प्रभाव से अधिक दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु के प्रभाव में आता है, जिससे यहाँ पर तापांतर अधिक पाया जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, समझ में आया। तापांतर अधिक पाए जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे ठंडी के समय में तापमान जो है माइनस में चला जाएगा और गर्मी में तापमान जो है बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तापांतर अधिक देखने को मिलता है। ठीक, ये बात तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि रूस का जो मरमस्क बेसिन है, मरमस्क जो बंदरगाह है वह वर्ष भर खुला रहता है और यहाँ पर ये रूस के मतलब उच्चतम हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है, यहाँ पर बर्फ जमा रहता है लेकिन उसके बाद भी यह खुला रहता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि अटलांटिक प्रवाह के गर्म जल के प्रभाव से। और ऐसा क्यों होता है, देखिए जो पछुआ पवनें प्रवाहित होती हैं अटलांटिक प्रवाह में गर्म जो वायु जलधारा, गर्म जलधारा, ठीक है, यह इस पतन या जो पोत है, जो बंदरगाह है, इसके आसपास से प्रवाहित होती है, जिस कारण यहाँ पर तापमान अन्य क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा अधिक पाया जाता है। थोड़ा अधिक मतलब ये नहीं है कि ये अन्य जगहों पे 0 में पाया जा रहा है तो यहाँ पे 10-15 पाया जाएगा। ठीक है, थोड़ा अधिक पाए जाने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि अन्य जगहों पर अगर -10 में टेम्परेचर है तो यहाँ पर जो है हो सकता है कि -1 हो, 2 हो। ठीक है, तो इस तरह के पाए जाते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पर जो है बर्फ मतलब पिघले अवस्था में या फिर से बर्फ जो है पिघले रहते हैं, जिस कारण यहाँ का जो मरमस्क बेसिन है या जो बंदरगाह है वो वर्ष भर खुला रहता है। और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में एक बार आया था। ठीक है, ठीक, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती हैं। ग्रीष्म काल में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का प्रभाव रहता है, जिससे प्रति चक्रवाती दशाएं बनती है और वर्षा नहीं होती है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, दोनों विकल्प सही और आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, हिमालय के विभिन्न दर्रों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा। हिमालय के जो विभिन्न दर्रे हैं इनको उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है, उत्तर से दक्षिण क्रम में इनको लगाना है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चांगला, बारालाचला और जेलेपला। चांगला, बारालाचला, जेलेपला। ठीक, चांगला दर्रा कहाँ पे है, बात करेगा चांगला दर्रे की। ठीक है, चांगला दर्रा जो है आप लद्दाख में है, लद्दाख में है। बारालाचला दर्रा कहाँ पे है, बारालाचला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में और जेलेपला कहाँ पे है, ये आपके सिक्किम में है। ठीक है, और इसमें उत्तर से दक्षिण पूछा है तो यही आपका सही है।
पौधों के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है क्योंकि यह उनकी वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन में सहायता करती हैं। नाइट्रोजन पौधे की जड़ों के विकास में सहायक होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? और यह फल पकाने की प्रक्रिया को भी तेज करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है, पहला तो बिल्कुल सही है लेकिन दूसरा गलत है। सही आंसर इसका जो होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि पौधों की जड़ों के विकास और फलों को पकाने में जो महत्वपूर्ण रूप से योगदान देता है या फिर से मदद करता है वो फास्फोरस है। ठीक है, फास्फोरस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार देखिए, कोपेन के वर्गीकरण में जलवायु को तापमान और वर्षा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कोपेन के वर्गीकरण में समुद्री धाराओं का अध्ययन शामिल है। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा तो सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है यह मुख्य रूप से तापमान और वर्षा के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें क्या पूछा है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक, कौन सा विकल्प सही नहीं है? तापमान और वर्षा पर आधारित है, बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मतलब सही है। कोपेन के वर्गीकरण में समुद्री धाराओं का अध्ययन शामिल है या नहीं? समुद्री धाराओं नहीं बल्कि तापमान और वर्षा के आधार पर इन्होंने जो जलवायु है उनका विभाजन किया था। तो दूसरा आपका गलत है, पहला सही है। इसमें क्या पूछा? कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, उनको एक दूसरे से सम्मिलित करना है। ठीक है, तेल शोधकशाला और राज्य दिया गया। डिगबोई कहाँ पे है? बात करेंगे डिगबोई की। डिगबोई है आपकी असम में। ठीक है, पारादीप है उड़ीसा में। मनाली कहाँ पे है? मनाली जो है ये आपके तमिलनाडु में है। और वडियार है गुजरात में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 2 4 1 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, मृदा क्षरण को रोकने के उपायों के अंतर्गत कौन से आएंगे? यांत्रिक उपाय, जैविक उपाय, सामाजिक और तकनीकी। सभी उपाय के माध्यम से जो है हम मृदा अपरदन, मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। यांत्रिक उपाय, जैविक, सामाजिक और तकनीकी। ऑप्शन डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में देखिए। गौतम बुद्ध ने दुख और उसके कारणों को समझने के लिए 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। उन्होंने दर्शन से अधिक नैतिक जीवन और मानवीय कष्टों से मुक्ति पर बल दिया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? देखिए दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें, इन्होंने कहा था दुख है, दुख समुदाय है, दुख का निरोध है और दूसरे दुख निरोध का मार्ग भी है। तो इनके द्वारा इस 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। गाथा सप्तशती जो महाराष्ट्र प्राकृत में रचित एक प्रसिद्ध काव्य है। सातवाहन नरेश हाल के संरक्षण में इसका संकलन किया गया था। सातवाहन शासक संस्कृत के स्थान पर प्राकृत को अपनी राजकीय भाषा बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने संस्कृत साहित्य को बढ़ावा नहीं दिया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर जो है पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। सही आंसर इसका सी है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, इनके अंतर्गत अगर हम बात करें, सातवाहन शासक हाल के दरबार के कवि जो गुड़ाढ़े थे, इन्होंने पैसाची भाषा में बृहद कथा नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये बात भी ठीक है। और सातवाहन काल में संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का विकास मुख्य रूप से हुआ था। ठीक है, संस्कृत ग्रंथों का लेखन और संरक्षण भी किया गया था। ब्राह्मण धर्म, वैदिक अनुष्ठानों में संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि संस्कृत के स्थान पर प्राकृत को इन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाबर के साम्राज्य की में उसके शासनकाल के दौरान पूरी तरह से शामिल नहीं था? कौन जो है इसके शासनकाल में शामिल नहीं था? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसके शासनकाल में मतलब इसके जो साम्राज्य है उसके अंदर कौन सा क्षेत्र नहीं आता था? बिहार तो आता ही था, दिल्ली भी था, काबुल भी था, बंगाल नहीं था। सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। बंगाल जो है यह बाबर के साम्राज्य में नहीं था। बंगाल को मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अंतिम रूप से किसके समय में लाया गया था? इसे जो है अंतिम समय में लाया गया था अकबर के समय में। ठीक है, अकबर के समय में लाया गया था। ठीक, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है, और बंगाल पर जो अकबर के समय में मुगलों का नियंत्रण हुआ था और कब हुआ था, ये भी अगर मान लीजिए टाइम पूछ ले तो 1576 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद के बारे में देखिए। चंद्रशेखर आजाद ने सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोजा कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन किया। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के साथ मिलकर के 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक JP सैंडर्स की हत्या कर दी थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है उसमें केवल एक सही है, दूसरा गलत है।
ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। और दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि इसकी अगर हम बात करें, साइमन जो 30 अक्टूबर 1928 को साइमन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे जो लाला लाजपत राय थे, इनको बहुत अधिक गंभीर चोट लग जाती है लाठी से, जिस कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने यहीं पर कहा था कि मेरे पीठ पर पड़ा हुआ लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होंगे। ठीक है, ये लाला लाजपत राय ने ही कहा था। और इन्हीं के ऊपर जो ये बर्बर हमला किया गया था, इसका बदला लेने के लिए जो आपके भगत सिंह और राजगुरु हैं, इनके द्वारा 17 दिसंबर 1928 को जो सैंडर्स है उसकी हत्या की गई थी। ठीक है, तो कौन कौन शामिल था? भगत सिंह और राजगुरु। ठीक है, बस यही लोग इसमें शामिल थे। तो सही आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत। तुगलक वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? तुगलक वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम, ग्यासुद्दीन तुगलक की बात करें, या 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक किसने शासन किया था? फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक किसने शासन किया था? ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक किया था शासन। और जो नसीरुद्दीन महमूद शाह, यह 1394 से लेकर के 88 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो 1, 3, 2, 4 बी। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इसके बारे में देखिए। यह पुस्तक भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इसकी विशिष्ट विशेषताओं की गहन व्याख्या प्रस्तुत करता है। यह पुस्तक भारतीय संस्कृति को पश्चिम सभ्यता से हीन मानती है और आधुनिकता को अस्वीकार करती है। सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। यह पुस्तक जो है भारतीय संस्कृति को जो पश्चिमी सभ्यता है उससे हीन नहीं, उससे सर्वोच्च मानती है। ठीक है, उससे सर्वोच्च मानती है और आधुनिकता को स्वीकार करती है। लेकिन ये भारतीय संस्कृति है उसे पश्चिमी सभ्यता से या पश्चिमी संस्कृति से हीन नहीं बल्कि सर्वोच्च मानती है, और ऐसा मानती है कि भारतीय संस्कृति जो अपने आप में सर्वोच्च है। ठीक है, और द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर की रचना किसने की थी? द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर की रचना, अगर मान लीजिए ये भी क्वेश्चन बन जाए तो याद रखिएगा, श्री अरबिंदो द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, श्री अरबिंदो ने इसकी रचना की थी। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा इसका भी। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए, दादू दयाल, गुरु नानक देव और त्यागराज। इनमें बताना है कि इनमें से कौन बाबर जिस समय सत्तारूढ़ था, लोधी वंश का जब पतन हुआ था, उस समय जो है या क्या करते थे, या अपना प्रचार प्रसार या उपदेश देते थे। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल गुरु नानक देव इनके समकालीन थे, बाकी दादू दयाल और त्यागराज यह इनके समकालीन नहीं थे। ठीक है, ये इनके समकालीन नहीं थे। दादू दयाल की बात करें, यह 1544 से लेकर के 1603 ईस्वी तक सक्रिय थे। त्यागराज 1767 से लेकर के 1847 ईस्वी तक सक्रिय थे। ठीक, जबकि लोधी वंश का जो पतन है 1526 में ही हो गया था, और इस समय केवल एकमात्र गुरु नानक देव जो है सक्रिय थे। ठीक है, याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन के बारे में देखिए। युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, जिससे वह किसी भी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं रहेगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? कूट के हिसाब से आपको बताना है सही आंसर क्या है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही, पहला गलत है। इसमें क्या कह रहा है कि युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात कभी कही नहीं गई थी। इसमें जो है कहा गया था भारत को डोमिनियन स्टेट देने का, डोमिनियन दर्जा देने की बात की गई थी। ठीक है, न कि पूर्ण स्वतंत्रता। तो पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। सही आंसर इसका ये है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के बारे में देखिए। उन्हें जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, और उन्होंने किताबे नौरस नामक हिंदी संगीत संग्रह की रचना की थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। मेयो द्वारा 1870 में जारी किए गए संकल्प का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1870 में मेयो द्वारा जो संकल्प जारी किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था प्रांतीय सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना। ठीक है, वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना। सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक, नेशनल इंडियन एसोसिएशन NIA, इसकी स्थापना ब्रिस्टल इंग्लैंड में मैरी कारपेंटर द्वारा किया गया था। इस संस्था का उद्देश्य भारत में सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहन देने के लिए महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। इसका सही आंसर क्या होगा? कूट्स के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है, और वो हो जाएगा ऑप्शन डी,
दोनों विकल्प सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। दोनों विकल्प सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेशनल इंडियन एसोसिएशन स्थापना कब किया गया था? 1870 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 1870 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक, और इसकी जो शाखाएं हैं लंदन के साथ साथ अन्य जगहों पर भी खोली गई थी। और यह जो नेशनल इंडियन एसोसिएशन है, इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहन देने के लिए महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ कृति दी गई है और उसके लेखक दिए गए हैं। हकायक ए हिंद, हकायक ए हिंद की रचना किसने की थी? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। तहजीबुल उल अखलाक, इसे तहजीब उल अखलाक के नाम से जान। ठीक है, तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक। ठीक है, तहजीब उल अखलाक की रचना इब्न मिस्काविया ने किया था, इब्न मस्काविया ने। कंजूल तिजारी, कुंजूल या कंजूल तिजारी की रचना बैलक अल कबायाकी ने की थी, बैलक अल कबायाकी ने। उमा जवामी उल हिकायत की सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने की थी। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2-1-4-3। मेटकॉफ ने 1817-18 में राजपूताना की रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि की वार्ता की। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उन्हें दिल्ली का रेजिडेंट नियुक्त किया था ताकि वे राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित कर सके और मराठों व पिंडारियों के प्रति राजपूत रियासतों की तटस्थता को सुनिश्चित कर सके। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा सही आंसर बी है। और इसी समय जो है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि ये सभी क्षेत्रों से जो है यह संधियां की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित सिख गुरु जो दिए गए हैं, निम्नलिखित में से जो सिख गुरु दिए गए हैं, ये जो सिख गुरु दिए गए हैं इनको क्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए जो सिख गुरु दिए, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव और गुरु अंगद, इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी लोगों को क्रम से लगाना है। देखिए इसमें अगर हम बात करें इसका जो क्रम है, ठीक है, इसका जो क्रम की अगर हम बात करें तो इसमें जो है गुरु अंगद, सिखों के कुल 10 गुरु हुए थे, जिसमें गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी सिखों के 10 दूसरे गुरु थे। ठीक है, जिनके द्वारा गुरुलिखी या गुरुमुखी लिपि का विकास किया गया था। ठीक है, उसके बाद गुरु रामदास आते हैं। गुरु रामदास 1574 से 1581 ईस्वी तक सिखों के चौथे गुरु थे और इन्हीं के समय में अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, जिसके बाद गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद है आपके जो अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी, यह सिखों के 5वें गुरु थे और 1605 ईस्वी में आदि ग्रंथ का संकलन इन्हीं के द्वारा किया गया था और जहांगीर ने इन्हीं को जो है मृत्युदंड दिया था। ठीक है, उसके बाद आपके गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी, यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे और यह जो है औरंगजेब के समकालीन थे। इनके द्वारा 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्यकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम है? मौर्यकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम क्या है? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संग्रहण, करवाटिका, खरवाटी, द्रोणमुख और स्थानिक, ये सभी जो है मौर्य काल के प्रशासनिक विभाजन था। ठीक है, मौर्य काल का प्रशासनिक विभाजन। संग्रहण की अगर हम बात करें 10 गाँव के समूह को संग्रहण कहा जाता था। ठीक है, वाटिक और खरवाटिक या 200 गाँव के समूह को कहा जाता था। ठीक, द्रोणमुख 400 गाँव के समूह को, स्थानीय 800 गाँव के समूह को कहा जाता था और विषय जो कि एक प्रशासनिक इकाई मतलब जो राज्य था उसको विषय कहा जाता था। ठीक है, सॉरी राज्य जो है मतलब जिले को कहा जाता था, जो आपका मंडल है, विषय एक बड़ा प्रशासनिक इकाई होता था, इससे बड़ा मंडल होता था। ठीक है, तो विषय जो है एक जिले को कहा जाता था और बहुत सारे जिलों को मिलाकर के एक बनता था मंडल और बहुत सारे मंडलों को मिलाकर के एक प्रांत बनता था साम्राज्य। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर भी हो जाएगा। गांधी जी ने 1917 में चंपारण जिले में अपना पहला सफल सत्याग्रह शुरू किया। चंपारण के किसानों को 3 कठिया पद्धति के तहत अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी।
जिससे वे शोषण और अत्यधिक करों का सामना कर रहे थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण 1942 में भूमिगत रह करके भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया और 1974 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है। ठीक है, बांग्ला उत्सव किस देवता को समर्पित है? बांग्ला उत्सव की अगर हम बात करें तो यह उत्सव जो है बांग्ला उत्सव, यह समर्पित है आपके सूर्य देवता को। ठीक है, सूर्य देवता को समर्पित है बांग्ला उत्सव। और ये कहाँ पे मनाया जाता है? बांग्ला उत्सव का आयोजन किया जाता है मेघालय में, मेघालय में, और यह सूर्य देवता को समर्पित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर इसका सी है। दयानंद सरस्वती के बारे में देखिए। उन्होंने वेदों की लौटों का नारा दिया और वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत माना। 1867 ईस्वी में उन्होंने हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका लहराया, झूठे धार्मिक मतों और अंधविश्वासों का खंडन किया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी। होयसल साम्राज्य दक्षिण भारत में शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। होयसल शासकों ने 108 ईस्वी से लेकर के 14वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक शासन किया था। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? होयसल साम्राज्य की अगर हम बात करें, होयसल साम्राज्य की अगर हम बात करें, इनके द्वारा जो है जो शासन किया गया था, इनके द्वारा जो शासन किया गया था वो 11वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक किया गया था। ठीक है, 11वीं से 14वीं शताब्दी तक, ऐसा थोड़ी है कि 108 ईस्वी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक। तो सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन सभी को आपको लगाना है। जोशीमठ, ज्योतिर्मठ, जोशीमठ, यह कहाँ पे है? ज्योतिर्मठ या जोशीमठ, इसकी अगर हम बात करें, ज्योतिर्मठ या जोशीमठ, इसकी अगर हम बात करें तो यह है आपके कहाँ पे? देखिए, ज्योतिर्मठ जो है इसका स्थापना उत्तर दिशा अर्थात उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, ज्योतिर्मठ या जोशीमठ जो है ये उत्तराखंड में है। गोवर्धन मठ कहाँ पे है? गोवर्धन मठ यह आपके उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, द्वारका शारदा पीठ कहाँ पे है? द्वारका शारदा पीठ है गुजरात में, और श्रृंगेरी शारदा पीठ है कर्नाटक में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 3 2 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। प्राचीन काल में सिक्कों के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प गलत है? सिक्कों के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? प्राचीन भारतीय सिक्के मुख्य रूप से तांबे, चांदी, सोने, शीशे से बनाए जाते थे। गुप्तोत्तर काल में सिक्के ढालने के लिए उपयोग किए जाने वाले साँचे प्रचुर मात्रा में पाए गए हैं। प्राचीन भारत में बैंकिंग प्रणाली विकसित नहीं थी, इसलिए लोग अपने धन को मिट्टी और कांसे के बर्तन में सुरक्षित रखते थे। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। गुप्तोत्तर काल में सिक्के ढालने के लिए उपयोग किए जाने वाले साँचा प्रचुर मात्रा में पाया गया है, यह गलत है। ठीक है, ये गलत है। गलत क्यों है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, सिक्के ढालने का जो साँचा पाया गया है यह कुषाण काल में मुख्य रूप से पाया गया है। कुषाण काल में, गुप्तोत्तर काल में जो सिक्कों के ढालान में या फिर से सिक्कों के प्रयोग में मुख्य रूप से पतन देखने को मिला था। ठीक है, और उसके बाद जो है कुषाण शासन के साम्राज्य में मुख्य रूप से सिक्कों को ढालने का जो एक प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से किया जाता था, और इसी संदर्भ में जो है बहुत सारे जो साक्ष्य हैं वो पाए गए हैं सिक्का ढालने का कुषाणों के समय में। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। रामग्राम कहाँ पे है? रामग्राम के कौन थे? रामग्राम के थे कोली पिप्पली वन के मौर्य थे। ठीक है, अलकप्प के बुली और सुषुमारगिरी के भगत थे। ठीक है, सुषुमारगिरी के भगत थे। इसका जो सही आंसर 1 2 3 4, 1 2 3 4 डी। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद की विशेष बहुमत और कुछ प्रावधानों के लिए आधे राज्यों की विधानमंडलों की पुष्टि की आवश्यकता होती है। केवल संघीय मामलों से संबंधित प्रावधानों या उन प्रावधानों को संशोधित करने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक होती है जो राज्यों को प्रभावित करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। कुछ विषय दिए गए हैं और अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, कुछ विषय और अनुच्छेद दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का जो उल्लेख है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का उल्लेख अनुच्छेद 124 में है। सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश
सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख अनुच्छेद 126 में किया गया। ठीक है। राज्यों में उच्च न्यायालय की जो स्थापना है, राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान 214 और सुप्रीम कोर्ट में परामर्शी 143। सही आंसर 1 2 3 4। भारत में मौलिक अधिकारों के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा या हृदय कहा था। मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन। क्या पूछा कि कौन सा विकल्प, कौन सा कथन सही है? एक सेकेंड, इसमें क्या पूछा कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है। ठीक है, कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है भी हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि अब ये एक विधिक अधिकार है और 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और वर्तमान समय में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के अंतर्गत है। ठीक है, और मौलिक अधिकार को किसी भी परिस्थिति, ऐसा नहीं है, मौलिक अधिकार को सामाजिक सौहार्द, ठीक है, सामाजिक सौहार्द, उग्रवाद या फिर अन्य जो मतलब जो कुछ क्राइटेरिया है उस आधार पर मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या पूछा कौन सा विकल्प सही है? तो केवल एक सही है, ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा विकल्प सही है? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्रों के न चलने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति राज्याभिषेक राज्यसभा को भंग कर सकता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका केवल एक हो जाएगा। और वैसे अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र के न चलने पे, ऐसा नहीं, अगर एक सत्र न चल रहा है तो भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों सदन अगर न चल रहे हो तब अध्यादेश जारी करेगा, लेकिन ऐसे में ऐसा कुछ क्राइटेरिया तो है नहीं, तो केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, इसलिए अनिश्चित इसका कार्यकाल होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, जिसमें से 1/3 सदस्य, जिसमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर क्या हो जाते हैं? सेवामुक्त हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को पहली अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? पहली अनुसूची की बात करें तो इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो संघ शासित इसके नामों का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते का उल्लेख है। 5वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची भाषा, 5वीं अनुसूची जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। सही आंसर इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। प्रस्तावना को 44वें संविधान संशोधन ने 1978 द्वारा संशोधित किया गया था। यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। प्रस्तावना न्याय संगत है और इसे अदालत में लागू किया जा सकता है। उद्देश्य प्रस्ताव 1946 प्रस्ताव के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा सही है और चौथा सही है। ठीक है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था 1976 में। ठीक, जिसके बाद जो है प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मतलब अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, ये बात तो सही है। उद्देशिका प्रस्ताव 1946 प्रस्ताव के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, बात भी ठीक है। प्रस्तावना न्याय संगत है और इसे अदालत में लागू किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसका क्या है? इसका जो सही आंसर है वो होना चाहिए आपका 2 अक्षर, इसमें दिया है 2 अक्षर, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग के बारे में। अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री। संचालन परिषद सभी राज्यों के विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, कार्यकारी सदस्य, उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, नीति आयोग के कार्यकारी विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद राष्ट्रीय स्तर की नीतिगत निर्माण के लिए स्थायी निकाय के रूप में कार्य करती है और विशेष आमंत्रित केवल संसद सदस्य तक सीमित है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प नीति आयोग के बारे में सही है, कौन सा विकल्प नीति आयोग के बारे में सही है, और इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा। बाकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, भारत का वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में या फिर यदि आवश्यक हो तो इससे पहले राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ये है, दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या हो जाएगा। ठीक है, वित्त आयोग जिसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की क्या किया जाता है? गठन कराया जाता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल की भूमिका के बारे में देखिए। राज्यपाल एक बिल जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है वो राष्ट्रपति के विचार विमर्श के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल बिना मंत्रिपरिषद की पूर्व सिफारिश के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां विशेष परिस्थिति तक सीमित हैं।
जैसा विधानसभा का विघटन और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की सिफारिश करने तक हो। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो राज्यपाल एक बिल को राष्ट्रपति के विचार विमर्श के लिए आरक्षित कर सकता है, खास करके जब संघीय जो मामले हैं उससे रिलेटेड कोई मामला हो। ठीक है, और अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को अपनी इच्छा से बर्खास्त नहीं कर सकता है, उन्हें केवल तब बर्खास्त किया जा सकता है जब वे विधानसभा में अपना विश्वास मत खो चुके हों। ठीक है, याद रखिएगा। और राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्ति है यह विशेष परिस्थिति तक सीमित कर दी गई है। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है जिसके अंतर्गत अगर मान लीजिए विधानमंडल या विधानसभा द्वारा कोई भी सिफारिश राज्यपाल के पास भेजी गई है मांगने के लिए, तो राज्यपाल उसे अधिकतम 3 माह तक ही रोक सकता है अपने पास। ठीक है, उसे सिफारिश नहीं तो हाँ या ना में देना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट देखिए, इसको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें जीवीके राव समिति इन्होंने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए मौजूदा जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसकी समीक्षा की थी। ठीक है, जीवीके राव ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विकास सेवा की समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। एलएम सिंघवी समिति का गठन किया गया था लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए। अशोक मेहता समिति का गठन जनता पार्टी सरकार द्वारा इसका गठन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और उनके कामकाज को सुधारने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। विधानसभा के अध्यक्ष अपने पद से किन परिस्थितियों में त्यागपत्र दे सकते हैं? यदि वह विधानसभा के सदस्य नहीं रहते हैं, यदि वह उपाध्यक्ष को लिखित रूप से इस्तीफा दे दें, यदि उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया गया हो, तो सही आंसर डी हो जाएगा। इन सभी परिस्थितियों में वह अपने पद से हट सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? क्वेश्चन नंबर 75, इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है। क्योंकि जो बात करें अगर हम वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, तो वो तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इनकी योग्यता का निर्धारण जो है इसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं बल्कि संविधान के माध्यम से संसद को यह शक्ति दी गई है। ठीक है, योग्यता निर्धारण करने की, तो योग्यता निर्धारण करने की जो शक्ति वो संसद के पास है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने 1935 के बारे में, इसने प्रांतों और रियासतों को इकाइयां मानते हुए अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया। इसने केंद्र में द्वैध शासन डायरकी को लागू किया और प्रांतों में इसे समाप्त कर दिया। इसने आरबीआई स्थापना का प्रावधान किया, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया, जिससे कि देश की मुद्रा और क्रेडिट पर नियंत्रण रखा जा सके। इसने भारत में संघवाद की अवधारणा को समाप्त कर दिया। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है। इसने भारत में संघवाद की अवधारणा को शुरू किया, न कि समाप्त। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी? कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से 1774 में किया गया था। ठीक है, 1774 में। नेक्स्ट देखिए, कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? भारतीय वित्त बैंक का उल्लेख 280 में किया गया है, सीएजी का 148 में, यूपीएससी 324 और भारतीय चुनाव आयोग 334 यूपीएससी और भारतीय चुनाव आयोग 324। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है? ये संघ लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है वह 334 में नहीं है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 315 में किया गया। ठीक है, 315 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हैं। क्वेश्चन नंबर 79, इसका सही आंसर जो है मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, इसका जो सही आंसर वो डी हो जाएगा। ठीक, एक सेकेंड, ये है क्वेश्चन नंबर 79, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर डी। 80 का भी डी हो जाएगा। 81 की बात करें, इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82, ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही आंसर है वो भी आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85,
क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 89 इसका जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 89 का वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर है सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर बी हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 92 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, जब पतली तेल की परत जल पर तैरती है तो उसमें विभिन्न रंग दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का ध्रुवण, व्यतिकरण, अपवर्तन या फिर परावर्तन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यतिकरण के कारण जो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है पानी पर अगर तेल की परत एक पतली बिछ जाए तो। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इन सभी को जो है इनकी खोज के आधार पर सही क्रम में लगाना है, खोज के आधार पर सही क्रम में लगाना है और वो हो जाएगा आपका 1 2 4 3। ठीक है, 1 2 4 3, 1 2 4 3। और इसकी अगर हम बात करें जो क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की खोज जो है की गई थी 1766 में, 1766 में। ऑक्सीजन की खोज की गई थी 1774 में। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चंस याद करना, सारे डेट याद करना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। ठीक है, चाहे वो आप हो चाहे कोई भी हो। ठीक, तो ऐसे 1 2 क्वेश्चन या अपवाद स्वरूप हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो सीधे जो है हाथ जोड़िए बाहर निकलिए। ठीक है, मतलब उन पे जो है ज़्यादा माथा पंची करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बाकी हाँ ये है कि जो क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं उस पर आप लोग फोकस करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नए को जो है नया कुछ पढ़ने से बिल्कुल भी नया हो बचिए। बाकी जो है जो फैक्चुअल क्वेश्चंस वो पढ़िए, लेकिन इतना भी फैक्ट ना हो जिसमें केवल डेट ही है। अब इसमें जो है कौन ही बता पाएगा भाई, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। बाकी अब देख लीजिए, यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम की खोज की गई थी 1789 में। ठीक है, और सोडियम का जो खोज किया गया था ये 1807 में किया गया था, 1807 में। ठीक है, सही आंसर ए। आयनिक लवणों के बारे में देखिए, आयनिक लवण ध्रुवीय होते हैं और वे ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं। जल एक ध्रुवीय विलायक है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण न्यूनतम होता है, इसीलिए यह आयनिक लवणों का सुविलायक है। कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? इसका जो सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। पहला आपका सही, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? देखिए अगर हम बात करें, आयनिक लवण मुख्य रूप से ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। ध्रुवीय विलायक यह न्यूनतम नहीं बल्कि उच्च अर्थात लगभग 1.85 डिवाई होते हैं और आयनिक और ध्रुवीय यौगिकों के साथ यह मजबूत पारस्परिक क्रिया करके उन्हें घोलने की अद्भुत क्षमता इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा बी। पौधों के जीवन चक्र के बारे में देखिए, पौधों के जीवन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक की सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, देखिए द्विकेंद्रीय भ्रूण का विकास, बीजाणु के प्रसार से नए पौधे का विकास, और यहाँ अंडाणु का निषेचन, फूलों का विकास, इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए इसमें अगर क्रम से लगाने की बात करें तो सबसे पहले आपका होगा फूलों का विकास। ठीक, फूलों का विकास, इसके बाद अंडाणु का निषेचन होगा। अंडाणु के निषेचन के बाद द्विकेंद्रीय भ्रूण का विकास होगा। द्विकेंद्रीय भ्रूण के विकास के बाद बीजाणु का प्रसार होगा। ठीक, और बीजाणुओं के प्रसार से नए पौधे का फिर क्या होगा, आगे जो है नए पौधों का निर्माण होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 3 1 2। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा गया है। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, जबकि शुष्क पर्णपाती वन में वर्षा कम होती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही और आर्य की व्याख्या करता है। ठीक है, जो आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को 2 भागों में बांटा गया है। ये के आपके हैं उष्ण पर्णपाती वन और आर्द्र पर्णपाती वन।
ठीक है। उष्ण प्रपातीवन की अगर हम बात करें, यहाँ पे वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से कम होती है, और आर्द्र प्रपातीवन में वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। दुग्धमापी निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दुग्धमापी की किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दुग्धमापी की अगर हम बात करें तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन्हें तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लगाना है। इनको जो है तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लगाना है। ठीक है, गामा, दृश्य, अवरक्त और एक्सरे, इन सभी को जो है बढ़ते क्रम में लगाना है। ठीक, देखिए इसकी अगर हम बात करें, तरंग दैर्घ्य का जो सही क्रम है, सबसे पहले जो है सबसे आ जाएगा आपका गामा किरण, गामा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एक्सरे। ठीक, एक्सरे के बाद आपका दृश्य प्रकाश आ जाएगा। दृश्य प्रकाश के बाद आ जाएगा आपका अवरक्त किरण, अवरक्त। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है 1 4 2 3, 1 4 2 3। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही है? यह अधिनियम केवल भारत की जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए की स्थापना किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तो सही है, पहला गलत है। ठीक है, यह अधिनियम केवल भारत की जैव विविधता से संबंधित है, आपका गलत है। ठीक, यह भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा है, मतलब भारत के साथ साथ या अन्य देशों या कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु की ऊंचाई 1 मीटर है। एक वस्तु की कोई वस्तु है, इसकी ऊंचाई है 1 मीटर, तो इसकी ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी? ऊंचाई 1 मीटर है तो नैनोमीटर में इसकी ऊंचाई बतानी है। नैनोमीटर में इसकी ऊंचाई हो जाएगी 10 पावर 9। ठीक है, 10 पावर 9 हो जाएगी। ठीक, देखिए 10 पे -7 है, 10 पावर 7 है, ये 10 पे -9 है और 10 पावर 9 है। ठीक है, तो 10 पावर 9 हो जाएगा। ठीक, देखिए इस प्रैक्टिस में आप लोग मैनेज कर लीजिए। इसके बाद जो है पीडीएफ जो है अच्छे से बनाया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, स्लीप एनीमिया जो है या स्लीप एपनिया या रोग जो है क्या है? नींद के समय जो श्वास है, मतलब कुछ समय के रह के थोड़े समय के बाद जो है सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, श्वास रुक जाता है, उसे ही कहा जाता है स्लीप एपनिया। ऑप्शन सी हो जाएगा। हुक के नियम के बारे में देखिए, इस नियम के अनुसार काम विरूपण के लिए प्रतिबल और विकृत एक दूसरे के बीच क्रमानुपाती होते हैं। हुक के नियम की वैधता केवल प्रत्यास्थ सीमा तक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा सही, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। और पहला गलत क्यों है? देखिए हुक का नियम जो है यह व्युत्क्रमानुपाती नहीं अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार कम विरूपण के लिए प्रतिबल और विकृत एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते, न कि व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत। ऋतु प्रवास के संदर्भ में देखिए, ऋतु प्रवास केवल पक्षियों में ही पाया जाने वाला एक प्राकृतिक व्यवहार है। ऋतु प्रवास पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दूसरा सही, पहला गलत है। ऋतु प्रवास ऐसा थोड़ी कि केवल पक्षियों में होता है, बहुत से जानवर भी ऋतु प्रवास करते हैं, मनुष्यों द्वारा भी ऋतु प्रवास किया जाता है। ठीक है, और ऋतु प्रवास पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं, बात तो सही है। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन हीटर का जो प्रतिरोध है 400 ओम है और उसमें 5 एंगस्ट्रॉम धारा प्रवाहित हो रही है। याद कीजिए कि इसे कितने वोल्टेज के स्रोत से जोड़ा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 200 वोल्टेज। ठीक है, 500 कितना हो जाएगा? 20, 200। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। विटामिन बी 3, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटिनिक एसिड भी इसे कहा जाता है। विटामिन बी6 को पैरिडॉक्सिन कहा जाता है। ठीक है, पैरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 को क्या कहा जाता है? विटामिन बी7 को कहा जाता है बायोटीन। और विटामिन बी9 को फोलिक एसिड। इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, एक सेकेंड, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आयनिक यौगिकों का गलनांक सहसंयोजक यौगिकों की तुलना में अधिक होता है। आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन के बीच मजबूत विद्युत स्थितिक आकर्षक बल पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है।
लाल, बैगनी और नारंगी रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित प्रतिरोधक पर 24 वोल्ट का वोल्टेज आरोपित किया जाता है। प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। कितना हो जाएगा? इसमें जो है धारा का मान जो है वो 0.889 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी। ठीक है। परावर्तन से संबंधित नियमों के बारे में देखिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण से बड़ा होता है। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए इसका सही आंसर क्यों ले हुआ? दूसरा गलत है। चाहे आपतन कोण हो या परावर्तन कोण, ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर। ठीक है, तो सही आंसर इसका होना चाहिए सी। पित्त की थैली में पथरी बनने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? पित्त की थैली में जो पथरी बनता है उसका जो मुख्य कारण है पित्त में उपस्थित तत्वों का असंतुलन, रेत का जमाव, प्रोटीन का उछेपड़ या फिर ऑक्सेलेट का क्रिस्टलीकरण। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर वो ए हो जाएगा, पित्त में उपस्थित तत्वों का असंतुलन। ठीक है, ऑप्शन ए। अनुचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। और दूसरा गलत क्यों है? देखिए, चुंबकीय आघूर्ण बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होता है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसमें क्या कह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत हो जाता है, गलत है। या इसी की दिशा में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही प्रेरित होता है। ठीक है, मतलब बढ़ता है, ऐसा थोड़ी है कि यह जो है इसके विपरीत हो जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत। इसका सही देखिए, पहला सही, दूसरा गलत। किसी पदार्थ को उसके विलयन से क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करने की क्रिया को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सी। पहला सही, दूसरा गलत। क्रिस्टलीकरण जो है यह रासायनिक नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। जैसे आपका जल पानी को जमा कर वो कर देंगे, अगर उसको जो है बर्फ बनाएंगे तो वो भी तो क्रिस्टल बन जाएगा। तो क्या वो रासायनिक प्रक्रिया है? नहीं, भौतिक प्रक्रिया है। क्रिस्टलीकरण जो है एक भौतिक प्रक्रिया होती है, न कि रासायनिक। तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। मैग्नीज, मैग्नीज क्या है? मैग्नीज का जो अयस्क है ये पायरोलुसाइट है। जिंक का अयस्क होता है कैलामीन, लेड का अयस्क होता है गैलेना और सोडियम का ग्लाबराइट, ग्लाबराइट। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र तराई और गंगा यमुना का दोआब है। मेरठ जिले का गन्ना निम्न कोटि का माना जाता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी है। पहला सही, दूसरा गलत। मेरठ जिले का जो गन्ना है वो निम्न नहीं बल्कि उच्च कोटि का गन्ना होता है मेरठ में। ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कुछ नृत्य और क्षेत्र दिया गया। नटवारी नृत्य कहाँ किया जाता है? नटवारी नृत्य जो है मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कर्मा नृत्य कहाँ पे होता है? मिर्जापुर सोनभद्र वाले क्षेत्र में होता है। कर्मा मिर्जापुर सोनभद्र वाले में। चौरसिया नृत्य की बात करें या जौनपुर वाले क्षेत्र में। और चारकुला ब्रिजभूमि में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के बारे में देखिए। स्थापना 1963 में हुआ था और यह एक स्वायत्त शासित संस्था। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी का? देखिए, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की बात अगर हम करें तो लखनऊ में मुख्यालय। ठीक है, मतलब इसका स्थापना किया गया था। उत्तर प्रदेश में मक्का का जो क्षेत्रफल है 1121,000 हेक्टेयर है। कृषि जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार पर मृदा, वर्षा, तापमान और जल आदि का निर्धारण होता है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ये है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। एक जिला एक उत्पाद, उससे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद से सम्मिलित करना है। हींग जो है हाथरस का एक जिला एक उत्पाद है। दूध प्रसंस्करण कहाँ का है? या औरैया का है। केले के रेशे से बना उत्पाद या कुशीनगर और सॉफ्ट टॉयज झांसी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 4 3 2। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित दशावतार मंदिर है? हमीरपुर में, खजुराहो युद्ध स्थल फतेहगढ़, घोसीताराम विहार प्रतापगढ़, चीनी मंदिर महोबा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो भी हो जाएगा खजुराहो युद्ध स्थल है फतेहगढ़ में। बात बिल्कुल सही है। दशावतार मंदिर कहाँ पे है? दशावतार मंदिर की अगर हम बात करें यह आपके ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर। घोसीताराम विहार कहाँ पे है? घोसीताराम विहार जो है यह आपके कौशाम्बी में है।
कौशाम्बी में है। चीनी मंदिर कहाँ पे है? चीनी मंदिर जो है यह है श्रावस्ती में। ठीक, सही आंसर इसका जो है बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार केदारनाथ सिंह को 2015 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से यार बहुत गंदा, चांस देखिए अब। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? विक्रांत मैसी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विक्रांत मैसी को। 1 जनवरी 2025 से किस यूरोपीय देश में बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में लगा दिया गया, भी हो जाएगा। 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2024 के बारे में देखिए। इसका आयोजन 28 से 30 दिसंबर 2024 के मध्य वाराणसी में किया गया था और इसका मुख्य विषय है बीज क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग, भागीदारी और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक, दूसरा सही, पहला गलत हो जाएगा। और पहला गलत क्यों है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो आयोजन किया गया था, क्या दिया है? इसका जो आयोजन किया गया था यह आपके वाराणसी में किया गया था, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिसंबर में नहीं बल्कि नवंबर में किया गया था। ठीक है, 28 से 30 नवंबर के बीच किया गया था। बाकी इसका विषय यही है, ये बात बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2024 के बारे में देखिए। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट लेट साइल टोबोगो बोत्सवाना, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट सिफाना हसन नीदरलैंड, पुरुष राइजिंग स्टार आयुष महात्रे भारत, महिला राइजिंग स्टार सेम्बो अल्माएव इथोपिया। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यही आपका गलत है। ठीक है, पुरुष राइजिंग स्टार की बात करें, पुरुष राइजिंग स्टार यह मैटिया फुरलानी है, मैटिया फुरलानी, जो कि इटली के हैं। ठीक है, तो यही गलत है। निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस जो मनाया जाता है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर। ठीक है, 18 दिसंबर को। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 14 नवंबर को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। गणतंत्र दिवस पर 2025 के बारे में देखिए। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित झांकी पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार गुजरात राज्य की झांकी को प्राप्त हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल विभागों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी को दिया गया। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प गलत हैं, दोनों विकल्प। ठीक है, सी से झांकी की अगर हम बात करें तो यह गुजरात नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, जो महाकुंभ से रिलेटेड था। ठीक, दूसरे नंबर पे त्रिपुरा की झांकी थी। और केंद्रीय मंत्रिमंडलों की बात करें, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इनकी झांकी में जो महत्वपूर्ण झांकी थी वह आपके जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा जो जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाया गया था या उसकी झांकी जो जारी की गई थी उसे दिया गया था। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है? गलत विकल्प का चयन करना है। फिल्म द ब्रूटलिस्ट ने सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का गोल्डन पुरस्कार जीता, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। ब्रैडी कार्बेट को फिल्म एमिलिया पेरेज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया। पायल कपाड़िया गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की श्रेणी में नामांकित होने वाली पहली भारतीय निर्देशक बन गई हैं। और एड्रियन बार्डी को फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए मोशन फिल्म ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यही गलत है। ठीक है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2023 के बाल साहित्य सम्मान के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान दिया गया था पंडित करुणा पांडे को। सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान डॉक्टर आर.पी. सारस्वत। अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान। और शिक्षार्थी बाल चित्रकला सम्मान डॉक्टर मुकुर मणिराज। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा। ठीक है, डी, शिक्षार्थी बाल चित्रकला पुरस्कार। ठीक है, शिक्षार्थी बाल चित्रकला पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह दिया गया था दिलीप वर्मा को, जो कि अलीगढ़ के हैं। ठीक है,
तो ये गलत हो जाएगा। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया था, और जिसका मुख्य विषय था विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करना, और इसका आदर्श वाक्य जो था वो गांव बढ़े तो देश बढ़े यह था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है, याद रखिएगा। पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, इसके लेखक कौन है? ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अमिताभ कांत। ठीक है, ऑप्शन डी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका आयोजन 23 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 के मध्य किया गया था। मुंबई ने हरियाणा को पराजित कर अपना दूसरा खिताब जीत लिया। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आजिक रहाणे को चुना गया, और टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट चंडीगढ़ के खिलाड़ी जगजीत सिंह ने प्राप्त किया था। इसमें कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें क्या कह रहा है कि मुंबई ने हरियाणा को पराजित किया, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है विजेता मुंबई था और उप विजेता मध्य प्रदेश, मतलब मुंबई ने पराजित किया था किसको? मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो बी गलत हो जाएगा। फीडे विश्व चैंपियनशिप 2024 के बारे में देखिए। फीडे विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 25 नवंबर से 12 दिसंबर 2024 के मध्य न्यूयॉर्क में किया गया था, और इस प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ी डी गुकेश ने चीन के खिलाड़ी डी लिरेन को पराजित करके खिताब जीता। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दूसरा सही, पहला गलत। फीडे विश्व चैंपियनशिप, इसका आयोजन अमेरिका में नहीं किया गया था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका जो आयोजन है सिंगापुर में किया गया। ठीक है, सिंगापुर में। नेक्स्ट देखिए, और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी अकादमी द्वारा 2024-25 के लिए शलाका सम्मान किसे दिया गया है? हिंदी अकादमी द्वारा जो शलाका सम्मान है यह चित्रा मुदगल को दिया गया। ठीक है, ऑप्शन सी। और यह था आज का लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। और इसमें देखिए क्वेश्चंस अच्छे खासे क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, जैसे एग्जाम के ट्रेंड चल रहे हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग है। बाकी लेकिन हाँ ये है कि ये PDF बनाने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। बाकी इसके बाद जो PDF बनाया जाएगा, जो प्रोवाइड कराया जाएगा, उसमें इसका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें कमेंट बॉक्स में। और किसी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।